वेलकम टू अजीत शर्मा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम लोग इस चैनल में अपलोड कर दें, तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग जैव प्रक्रम के पार्ट 3 वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जंतुओं में पोषण से स्टार्ट करेंगे। जंतुओं में पोषण से सबसे पहले देखते हैं कि जंतुओं में पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, जंतुओं में पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है। तो पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, यानी पौधे किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते या स्वपोषी होते हैं पौधे, जबकि जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। जीवधारी जो है किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। जंतुओं में पोषण अनेकों चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहला चरण देखते हैं। पहला चरण में हो गया अंतग्रहण, तो भोजन का अंदर ग्रहण करना। पहला होता है जंतुओं के द्वारा भोजन के शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अंतग्रहण कहा जाता है। पहला चरण क्या होता है? तो जंतु जो भोजन को क्या करते हैं? अंदर ग्रहण करते हैं। अंतर ग्रहण में क्या होता है? तो शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया क्या कहते हैं? अंतग्रहण। दूसरा चरण होता है पाचन, तो शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। शरीर के अंदर भोजन का क्या होना? सरल अणुओं में विघटित होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पहला हो गया अंतग्रहण, दूसरा हो गया पाचन। अब तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण में क्या होता है? तीसरा चरण में अवशोषण। तीसरा चरण में कौन सा होता है? अवशोषण। तो अवशोषण में क्या होता है? तो पाचन की क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणुओं आंत की छोटी दीवार अवशोषित होकर रुधिर मिल जाता है। आंत की छोटी दीवार अवशोषित होकर क्या हो जाता है? तो रुधिर में मिल जाता है, जिससे अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण में क्या होता है? तब पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत के छोटी दीवार में अवशोषित होकर के क्या हो जाता है? मिल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। चौथा चरण हो गया स्वांगीकरण। स्वांगीकरण होता है तब पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? तो पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है उसी क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। तो हम लोग कितने चरण में पढ़ चुके हैं? 4 चरण। एक और चरण होता, वो कौन सा चरण होता? तो अगला चरण में पांचवा चरण हो जाता है बहिष्करण। पांचवा चरण क्या होता है? यह लास्ट चरण होता है। जंतुओं के लिए कौन सा लास्ट चरण होता है? तो बहिष्करण। भोज्य पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर करना क्या कहलाता? बहिष्करण। आशा करते हैं कि आप लोगों को पाँचों चरण समझ में आ गया होगा। बहिष्करण में क्या होता है? तो भोज्य पदार्थ जो मल के रूप में प्राप्त होता है उसे शरीर से क्या करना? बाहर निकालना क्या कहलाता है? बहिष्करण कहलाता है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या? अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हमें किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो कोई भी वस्तु सजीव है, इसको निर्धारित करने के लिए हमें किस मापदंड का उपयोग करना पड़ेगा? तो कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। कौन सा प्रक्रिया को? श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। चूंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? अपने दैनिक कार्य क्या कर पाते हैं? संपन्न कर पाते हैं। तो कोई भी वस्तु सजीव है, इसको निर्धारित करने क्या करते हैं? श्वसन क्रिया को निर्धारित करते हैं। और जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हम क्या किसका निर्माण होता है? ऊर्जा। और यही ऊर्जा से हम लोग कोई भी कार्य क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। आशा करते हैं कि अभी क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला देखते हैं। चौथा अगला प्रश्न बोलता है। अगला प्रश्न क्या बोला कि अम्बीवा में पोषण किस प्रकार से होता है? अम्बीवा में पोषण किस प्रकार से होता है? और देखते हैं उसका उत्तर। तो अम्बीवा एक कोशिकीय प्राणी है। अम्बीवा कैसी प्राणी है? तो एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अम्बीवा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। यह अपना भोजन प्राणी समपोषी के आधार पर शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु, कवक एवं कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। किसके? तो शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु और कवक का अपना भोजन बनाता है। आशा करते हैं कि आप लोग अम्बीवा के बारे में समझ रहे होंगे। अम्बीवा कैसी प्राणी है? तो एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी इसका फिक्स आकार नहीं होता। यह अपना भोजन प्राणी समपोषी के आधार पर शैवाल को, डाइटम को, जीवाणु को, विषाणु को और कवक को
कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। किसकी सहायता से? कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है? आगे है कि अम्बिवा अपनी सतह स्तर पर अंगुली जैसी संरचना बनाता है। अपनी सतह पे क्या बनाता है? अंगुली जैसी संरचना बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। ये मान लीजिए अम्बिवा हो गया, तो यहाँ पे से कुछ ऐसे संरचना निकलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। कुटपाद समझ में आ गया होगा। यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है। यह कुटपाद जो होता है अपने चारों क्या करता है? प्याले नुमा संरचना बनाता है, जिसे फूड कप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फूड कप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर घेरता है और उसके बाद खाद्य धानी या रसधानी का निर्माण कर अम्बिवा अपने शरीर में एंजाइम का स्राव करता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, ये सब एंजाइम का स्राव करता है और भोजन को टुकड़े में तोड़ करके उसके अवशोषित कर लेता है। आगे देखते हैं, फिर यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। जो एंजाइम अम्बिवा स्रावित करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, यह सब कैसे होता है? तो भोजन को पचाने में मदद करते हैं और भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होती है। भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो खाद्य रिक्तिका में होती है और इस प्रकार अम्बिवा में सारा पोषक तत्व ग्रहण कर अपचे पदार्थ को छिद्र या रिक्तिका के सहारे बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से अम्बिवा अपना पोषण का कार्य करता है। आशा करते हैं कि अम्बिवा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अम्बिवा अपना पोषण किस प्रकार से करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या होता है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है। यानी जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव जो है किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर में क्या होता है कि जो जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। जलीय जीव है कहाँ पे घुले हुए ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं? तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। जल में घुला ऑक्सीजन कैसे होता है? कम मात्रा में, और वायु में कैसे होता है? बहुत अधिक होता है। स्थलीय जीवों अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्थलीय जीवों का अपना दैनिक कार्य करने के लिए क्या होते हैं? तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। स्थलीय जीव में क्या होता है? श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार से श्वसन क्रिया के दौरान स्थलीय जीव अधिक लाभ की स्थिति में होते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करने में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव कैसे लाभ प्राप्त करते हैं इस समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में मानव में पाचन तंत्र के मानव में पाचन तंत्र। तो मानव में पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग कौन सा होता है? आहार नाल। मानव के पाचन तंत्र का पहला भाग कौन सा हो गया? आहार नाल। तो आहार नाल के बारे में देखते हैं। आहार नाल एक लंबी कुंडली सा एक रचना होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। इसकी शुरुआत मुखगुहा से होती है और यह गुदा यानी मल द्वार तक फैला होता है। आहार नल कहाँ तक फैला होता है? मल द्वार तक फैला होता है। सबसे पहला आहार नल कैसी होता है? तो एक लंबी कुंडली सी संरचना होती है। किसी संरचना होती है? कुंडली से संरचना होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और यह कहाँ शुरू होता है? तो मुखगुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक फैला होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। यानी मानव में पाचन कैसे होता है इसके चित्र के साथ वर्णन करें। तो सबसे पहले देखते हैं मानव में पाचन तंत्र प्रमुख अंग और ग्रंथियां भाग लेते हैं। मानव के पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो अंग और ग्रंथियां भाग लेते हैं। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि यह 2014, 2018 और 2019 और 2021 में पूछा हुआ है। इसकी संभावना 2027 में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में सबसे पहले हम देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है? तो मुख गुहा आहार नल का सबसे पहला अंग होता है। आहार नल का लंबाई मेरा कितना था? 8 से 10 मीटर। तो आहार नल का सबसे पहला अंग कौन सा होता है? मुख गुहा। भोजन के पाचन की क्रिया की शुरुआत मुख से ही होता है। भोजन के पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होता है? तो मुख से ही होता है। मुख जिस गुहा में जाकर खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख जो है जिस गुहा में जाकर खुलता है उसे क्या कहते हैं? मुख गुहा। इसमें दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? दांत पाए जाते हैं, जीभ पाया जाता है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और लार ग्रंथियाँ से लार स्राव करना और जिसे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करता है। दांत का काम क्या है? तो भोजन को टुकड़ों में
तोड़ना, और लार ग्रंथि क्या, तो लार को निकालना, और जीभ का है जो लार को भोजन से मिलाने का कार्य करता है। आशा करते हैं कि आप लोग को मुख गुहा समझ में आ गया होगा। हम लोग देख रहे हैं पाचन तंत्र में, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं ग्रसनी या ग्रस नली। तो यह एक नली के आकार की संरचना होती है। ग्रस नली क्या होता है, तो नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को अमाशय में भेजने का कार्य करती है। भोजन को किस में भेजने का कार्य करती है, अमाशय में भेजने का कार्य करती है। यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता, यह जो है किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता। कौन, ग्रसनी जो है किसी प्रकार का एंजाइम का स्राव नहीं करता। यह क्या करता है, तो भोजन को अमाशय में भेजने का कार्य करता है। किसी में भेजने का कार्य करता है, अमाशय में। ग्रसनी है जो भोजन को कहाँ भेजता है, अमाशय में भेजता है। आशा करते हैं ग्रसनी भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे में क्या बोल रहा कि लार ग्रंथि, निगल द्वार, आहार नाल, कंठ द्वार में श्वसन तंत्र, एपोग्लोटिस, ट्रेकिया, ये सब उतना समझने का पॉइंट नहीं है। आगे हम देखते हैं ग्रसनी में क्रमकुंचन गति होती है। ये एकदम मोस्ट भी पॉइंट है कि ग्रसनी में कैसी गति होती है, तो क्रमकुंचन गति होती है। कैसी गति होती है ग्रसनी में, क्रमकुंचन गति होती है। अब हम देखते हैं अमाशय। अमाशय में क्या होता है, तो अमाशय ग्रसनी के आगे थैलीनुमा संरचना को अमाशय कहा जाता है। ग्रसनी के आगे एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, अमाशय, जिसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। अमाशय का आकार कैसा होता है, तो अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। अमाशय में 3 भाग होते हैं। अमाशय कितने भाग होते हैं, 3 भाग। अग्र भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुंडिक, और पिछले भाग को क्या कहते हैं, पाइरोलिक कहते हैं। अग्र भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक, मध्य भाग को फुंडिक, और पिछले भाग क्या कहते हैं, पाइरोलिक कहते हैं। और अमाशय का संरचना कैसा होता है, तो अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। यह कैसे होता है, तो ग्रसनी के आगे थैलीनुमा संरचना में अमाशय कहा जाता है। ग्रसनी के आगे जो थैलीनुमा संरचना होता है उसी को अमाशय कहते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फुंडिक और पाइरोलिक। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रुकता है। अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रुकते हैं, तो 3 से 4 घंटा तक। अमाशय में गाढ़ा लेयी पदार्थ को काइम कहा जाता है। अमाशय में जो गाढ़ा लेयी पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, काइम कहा जाता है। जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। अमाशय में जो गाढ़ा लेयी पदार्थ होता है उसे काइम कहते हैं, और जबकि तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्त्राव होता है। अमाशय से कौन सा एंजाइम का स्त्राव होता है, तो पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्त्राव होता है। आशा करते हैं कि अमाशय भी समझ में आ गया होगा। हम लोग देखने वाले छोटी आंत। छोटी आंत किसे कहते हैं, तो आहार नल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होती है। तो आहार नल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। जबकि आहार नल का लंबाई कितना हो रहा था, 8 से 10 मीटर, और चौड़ाई 2.5 मिलीमीटर होती है। चौड़ाई कितना होती है, 2.5 होती है। इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा का पाचन होता है। छोटी आंत में किसकी पाचन होता है, तो सिर्फ भोजन में जो वसा मिला हुआ रहता है उसी का पाचन होता है। अब हम देखते हैं यकृत। यकृत में क्या होता है, तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भार के विचार से यह सबसे बड़ा होता है। यकृत है जो भार के विचार से क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg तक का होता है। यकृत का वजन कितना kg का होता है, 1.5 kg का होता है। यकृत से पीत रस का स्राव होता है। यकृत से कौन सा रस का स्राव निकलता है, तो पीत रस, जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। पीत रस जो निकलता है यकृत से, वह क्या करता है, तो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। पीत रस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, जो वसा का विखंडन करने के लिए तैयार करता है। वसा का विखंडन करने के लिए तैयार करता है। आशा करते हैं कि यकृत भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यकृत का क्या, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये 1.5 kg का होता है। यकृत से पीत रस स्रावित होता है, जो भोजन क्या करता है, क्षारीय बनाने का कार्य करता है। आशा करते हैं यकृत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय में होता है यह अमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। अग्नाशय जो कहाँ होता है, तो अमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। इसमें लाइपेज और नामक एंजाइम का स्राव होता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, लाइपेज नामक एंजाइम। आगे देखते हैं, इसका मुख्य काम है कि वसा को वसा अम्ल में बदलना। अग्नाशय क्या काम है, तो वसा को वसा अम्ल में बदलना। अमाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, लाइपेज नामक। यह कहाँ होता है, तो अमाशय और छोटी आंत के बीच में अग्नाशय होता है। अब देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या, तो यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है। बड़ी आंत पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग, जहाँ सिर्फ अवशिष्ट पदार्थों से मिले हुए पानी, जल अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या किसका अवशोषण होता है,
पानी का अवशोषण होता है और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वार के रास्ते क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। आशा करते हैं कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है सारी की सारी बात समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यह लेक्चर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग इस चैप्टर के ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है। जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है उसकी क्या भूमिका होती है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे शरीर में प्रतिदिन 3 लीटर, सॉरी ये कितना लीटर लिखा हुआ है, 3 लीटर स्रावित होता है, जिसका मुख्य कार्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या, तो हानिकारक जीवाणु क्या करना, नष्ट करना होता है और रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है रोगाणु से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अमाशय के जठर ग्रंथि से जठररस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव होता है। अमाशय के जठर ग्रंथि से किसका स्त्रावित होता है, तो जठररस और पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। प्रोटीन के जटिल अणु क्या करता है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पेप्टोन। आशा करते हैं कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि दंत क्षरण क्या है। दंत क्षरण क्या है, तो इसका उत्तर देखते हैं। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से अनेक जीवाणु कोशिका भोज्य पदार्थों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं और दांतों को क्षरण करना शुरू कर देते हैं। यानी क्या होता है, तो दांतों पर चिपक जाता है और दांतों क्या करना, क्षरण करना शुरू कर देता है। चूंकि भोजन अम्ल से अभिक्रिया करके दांत की परत को मुलायम कर देता है। भोजन अम्ल से अभिक्रिया क्या करता है, दांत की परत को मुलायम कर देता है। अतः इससे ज़्यादा मीठे भोजन का संवेहन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मीठा भोजन करते हैं तो हमारा क्या होता है, दंत क्षरण होता है। आशा करते हैं कि दंत क्षरण समझ में आ गया होगा। दंत क्षरण क्यों होता है, तो जब हम लोग ज़्यादा मीठा भोजन करते हैं और मुंह को अच्छे तरीके से साफ नहीं करते हैं, जिससे हमारे मुंह में क्या होता है, बैक्टीरिया चिपक जाता है, उससे हमारे दांत का क्या होता है, क्षरण हो जाता है। अब हम लोग इस चैप्टर का यह लास्ट प्रश्न था। अगर आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस जय प्रक्रम का यह लास्ट पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 4 में जय प्रक्रम के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।